गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ, जिसमें हमने पढ़ना स्टार्ट किया था मुगल सल्तनत। और मुगल सल्तनत में हमने आपको बताया कि किस प्रकार जो है बादशाह मतलब सबसे पहले बाबर, फिर उसके बाद हुमायूं, दोनों के बारे में हमने पढ़ लिया। आज अगर बात करें तो अकबर के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर हम बात करें तो हमने बाबर के विषय में क्या पढ़ा। हमने बाबर के विषय में पढ़ा कि कैसे पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी, जो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा हुआ था, उसे हराया होगा। क्या कारण थे बाबर के भारत में आने के। भारत में आने के कारण हमने आपको बताया कि भारत में बाबर अपने उद्देश्य से नहीं आया था, बाबर को बुलाया गया था। बुलाने वाले हमने तीनों लोगों के नाम बताए कि उन्होंने भारत में बाबर को इब्राहिम लोदी से गुस्सा होने के बाद क्यों बुलाया होगा। कैसे कैसे बाबर ने जो है केवल पानीपत के ही युद्ध नहीं जीता, उसके साथ साथ उसने अन्य विजय भी प्राप्त की। और प्राप्त विजयों के साथ साथ हमने देखा कि बाबर को कलंदर या गाजी की उपाधि भी दी गई। क्यों दी गई उसके कारण हमने पीछे पढ़ ली। कलंदर में हमने देखा कि किस प्रकार जो है उसने काबुल के प्रत्येक निवासी को जो है एक चांदी का सिक्का दिया होगा। ये सारी बातें हमने पीछे वीडियो में करी। और उसके बाद हमने देखा बाबर की मृत्यु के बाद, जब बाबर की मृत्यु 1530 में जाकर हुई होगी, तो उसके उस समय 4 पुत्र रहे होंगे। और चारों पुत्रों में सबसे बड़े बेटे के नाम हमने पढ़ा अपने वीडियो में हुमायूं के बारे में। हुमायूं की उस समय उम्र की अगर बात की जाए तो 22 वर्ष उम्र रही होगी। उसके साथ साथ उसके 3 छोटे भाइयों के बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज एक बार जो है हुमायूं को रिवाइज करते हुए अगर बात की जाए तो आज हुमायूं की मृत्यु के बारे में देखेंगे। और मृत्यु के साथ साथ देखेंगे कि हुमायूं के बाद उसका बेटा जब राजगद्दी पर बैठा होगा तो उसने किस प्रकार जो है कार्य करना स्टार्ट किया होगा। आज उसकी बात होगी। सबसे पहले अगर देखा जाए तो हमने आपको बताया कि हुमायूं की उम्र 22 वर्ष थी। उसके बाकी 3 भाई थे, कामरान, अस्करी और हिंदाल। और इन तीनों भाइयों को भी जो है वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं का सूबेदार बना देगा, भारत के अन्य हिस्सों में बैठा देगा। उसके बाद हमने कहा हुमायूं की जो सबसे पहले 1530 से 1540 के विषय में बात करी हमने। क्यों? क्योंकि 1530 से 1540 तक तो भारत की गद्दी पर आसानी से बैठा रहा। क्यों? इसने क्या करे, उस समय बहुत सारे युद्ध तो लड़े होंगे, मगर युद्ध के साथ साथ 2 युद्धों के बारे में बहुत ज्यादा खास हमने पढ़ने को मिला, जिनकी डिटेल हमने आपको पीछे की वीडियो में बोली। जैसे कि सबसे पहले हमने कहा कि इसने 1539 और 1540 के 2 युद्ध के बारे में आप ध्यान रखेंगे। 1539 चौसा का युद्ध होगा। और चौसा का युद्ध इसका जो है किससे हुआ, शेरशाह सूरी से हुआ। शेरशाह सूरी के अगर बचपन के नाम की बात करें, शेर खान। शेर खान देने वाले कौन थे इन्हें, क्योंकि बचपन में इसने जो है किसी एक शेर की हत्या कर दी होगी, मार दिया होगा। इसकी बहादुरी को देखते हुए किसने, बहार खान लाहौरी ने इसे जो है शेर खान की उपाधि दी होगी। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। शेरशाह सूरी कब बोला इसने, वो भी अभी आपको बताएंगे। तो शेर खान नाम था, तो शेर खान का और हुमायूं का 1539 में चौसा का युद्ध होगा। और चौसा के युद्ध में जो है ये बुरी तरीके से हारेगा, किसका नाम, हुमायूं। और ये हुमायूं जब हार जाएगा तो गंगा नदी में कूद के अपनी जान बचाएगा, घोड़े के सहित जो है ये गंगा नदी में कूद जाएगा। और वहां इसकी जान बचाई जाएगी एक भिश्ती के द्वारा। और भिश्ती को ये प्रलोभन देगा कि अगर मैं दिल्ली सल्तनत का दोबारा से बादशाह बन गया तो मैं आपको आधे दिन का बादशाह बना दूंगा। और ये ऐसा हुआ भी, उसने आधे दिन का बादशाह बनाया बाद में। जब आधे दिन का बादशाह बनाया होगा तो उसे जो है इसने जो आधे दिन का बादशाह भिश्ती था उसने चमड़े के सिक्के चलवाए। ये सारी बातें हमने कर ली थी। आगे की अगर बात करें, फिर हमने देखा 1540 में यूपी के कन्नौज में बिलग्राम में जाके फिर दोबारा से युद्ध हुआ होगा। 1540 के युद्ध में बहुत ज्यादा ऐसे शिकस्त देखने को मिली शेरशाह सूरी के द्वारा। और शेरशाह सूरी के द्वारा जब शिकस्त मिल गई होगी तो ये अपनी जान बचाने के लिए थार रेगिस्तान पार करते हुए, लाहौर पार करते हुए जो है ये सिंध के इलाके की तरफ को बढ़ जाएगा। ये सारी बातें हमने पीछे की वीडियो में देखी। ठीक, जब ये दोनों भी इसने विजय प्राप्त कर ली होंगी, किसने, शेर खान ने पहले एक बार 1539 में, फिर 1540 में। इसके बाद इसने अपने आप को सूरी बोला और दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठ गया। तब इसका नाम शेरशाह सूरी इसके बाद पड़ा। आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है। अब जिस सिंध पहुंचेगा, सिंध में जाके जो है इसकी कहानी भी सुनाई मैंने, रेगिस्तान में किस प्रकार जो है इसकी पत्नी 8 महीने की जो है प्रेग्नेंट रही होगी, उसका घोड़ा मर गया होगा। ये सारी स्टोरी हमने आपको पीछे सुना दी। सिंध की अमरकोट में जाके इसे सबसे पहले पानी देखने को मिला होगा। वहीं पर राजा सच ने शरण ली और वो राजा इसकी मदद करेगा। और जो है उस राजा का नाम था बीरसाल। और बीरसाल के राजपाट में अगर बात करें तो लगभग ये 1.5 वर्ष तक रहेगा। ये कहानी भी आपने पीछे पढ़ ली थी। 1.5 वर्ष तक जो है उन्होंने इसे संभाले रखा। और जो है शेरशाह सूरी को किसी भी तरीके से जानकारी नहीं रखने दी कि ये हुमायूं जो है, और हुमायूं के साथ साथ उसका परिवार के साथ साथ जो खास खास सेनापति या सैनिक हैं वो इसके दरबार में बैठे हुए हैं। आगे बात करते हैं। वहीं पर इसने क्या करा, कहां पे, अमरकोट में ही हमीदा बानो बेगम से शादी करी। और हमीदा बानो बेगम के बारे में बात बताई थी मैंने आपको। ये कौन थी, ये इसके जो है सबसे छोटे भाई हिंदाल की जो टीचर रही होगी उसकी बेटी थी। ठीक है, उसकी बेटी से इसने शादी करी। और इस शादी का ये दूसरी शादी थी इसकी। और दूसरी शादी के साथ साथ अगर बात करें, इसी से जो है एक बच्चे का जन्म होगा जिसका नाम हम अकबर पढ़ेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने कहा पसंदीदा बीवी जो थी, इसकी पत्नी जो थी, उसका नाम हाजी बेगम था। और हाजी बेगम ही आगे जाके इसका मकबरा बनवाएंगे। और आज मकबरे के बारे में चर्चा करेंगे, किस प्रकार मकबरा बनवाया गया। ठीक, पसंदीदा पत्नी हो गई। उसके बाद 1542 में जो है ये वहां से चला गया होगा, क्योंकि 1540 में यहाँ पे हारा। उसके बाद 1.5 वर्ष तक यहाँ पे रहा। और उसके बाद जो है क्या हुआ, 1542 में यहाँ से ईरान के राजा ईरान शाह के पास पहुंचा होगा।
और वहां पे जाके इसने लगभग जो है अगर बात करें 13 वर्ष तक उसकी शरण ली। और 1555 में जब दिल्ली की गद्दी बिल्कुल खाली हो गई होगी, तब उसके वहां के ईरान के राजा ने अपने जो सेनापति थे, खास सेनापति के साथ में जो है इसे भेजा और कहा जाके दिल्ली सल्तनत पे आप जाके अपना अधिकार जमा सकते हैं। ये कहानी हमने पढ़ रखी थी। 1545 में शेरशाह की मृत्यु हो गई। क्यों? क्योंकि ये तो उधर भाग गया है। और भारत में क्या दशा हो गई है, 1545 में शेरशाह की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका बेटा जो है, जिसका नाम मैंने आपको आलम शाह बताया, तो 1545 में गद्दी पर बैठा और 1554 में इसकी मृत्यु भी हो गई। और 1554 में जब मृत्यु हो गई तब ये वहां से चला। कहां से चला? जो ईरान में बैठा हुआ था ये आपका, जिसका नाम हमने हुमायूं बताया। और हुमायूं वहां से चला होगा, तो चलने के बाद इसने सबसे पहले कहां पे युद्ध लड़ा है? सरहिंद में जाके युद्ध लड़ा है, सिकंदर शाह सूरी से लड़ा है। और वहां पे जाके हुमायूं की जीत हुई होगी और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए दिल्ली सल्तनत की गद्दी की तरफ को बढ़ गया होगा। और दिल्ली की पुनः गद्दी से जुलाई 1555 में मिल गई। वहां पर इसने जो है अपना एक शहर बसाया जिसका नाम पुराना किला शहर था। उसी के अंदर मैंने आपको बताया 8 पिलर के ऊपर जो है एक लाइब्रेरी बनी हुई थी। और लाइब्रेरी बनी हुई थी, ये बहुत ज्यादा जो है अगर बात करें धार्मिक प्रवृत्ति रखा करता था। ईश्वर में, अल्लाह में विश्वास इसका ज्यादा था। और जब ये लाइब्रेरी से उतर रहा होगा, इसके दोनों हाथों में जो है बहुत पुराने इनके जो ग्रंथ रहे होंगे वो ग्रंथ थे, पढ़ने के लिए नीचे ला रहा था वहां से सीढ़ियों पर से। और अचानक क्या हुआ, आवाज की आवाज जो सुनाई दी गई, अजान की आवाज सुनाई दी गई, जिसकी वजह से जो उसने सीढ़ियों पर बैठने की कोशिश करी और इसके कपड़े में जो इसका पैर फंस गया। फंसने के बाद इस सीढ़ी से लुढ़कते हुए इसके सिर में गंभीर चोट लग गई और चोट के बाद जो है इसके 2 दिन बाद इसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार हमने देखा दिल्ली की गद्दी एक बार पुनः से जो है खाली हो गई। ये बात आपको याद हो गई होगी। ठीक, पुनः से खाली हो गई। और इसकी मृत्यु कब हो गई? अगर हम मृत्यु की बात करें तो 24 जनवरी में जाके इसकी मृत्यु हो गई और 1955 का समय रहा होगा। आगे बात करेंगे अब क्या होगा जब मृत्यु हुई होगी। देखिए, अब कहानी वो सुनेंगे आप जो शायद आपको अभी तक थोड़ी सी जो है नहीं पता होगी। उस कहानी को थोड़ा सा अब डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखिए, शेरशाह सूरी का इसके मन में डर पहले से ही था। ये तो दिल्ली सल्तनत पे बाद में बैठा। जब ये 1540 में भाग गया होगा तो डर पहले से ही था। और वहीं पे जाके हमने देखा इसने जो है दूसरी शादी कर ली थी। और दूसरी शादी कर ली, मैंने अभी आपसे बोला, उसी शादी में अगर बात करें तो उसी शादी से इनकी एक संतान हुई जिसका नाम था अकबर। अब वो अकबर जो है दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने आएंगे, मगर जो है उससे पहले उन्हें ये रहेगा कि जो पिता की मृत्यु जो हो गई है 24 जनवरी 1556 में मृत्यु हो गई, दिल्ली की गद्दी खाली हो गई। और दिल्ली की गद्दी खाली को देखकर, सूनी देखकर, सबसे पहले अगर बात करें हेमचंद्र विक्रमादित्य, हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसे हम हेमू भी बोलते हैं, ये दिल्ली सल्तनत का ना सबसे अंतिम अगर बात की जाए हिंदू राजा रहा होगा। इसके बाद कोई हिंदू राजा हमें देखने को नहीं मिला, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सबसे अंतिम अगर हिंदू राजा आपसे पूछा जाए तो आप तुरंत बता देंगे हेमचंद्र विक्रमादित्य है, जिसे हमारे सर ने हेमू नाम बताया था। अब ये हुआ क्या, जब दिल्ली सल्तनत की गद्दी खाली हुई होगी, हुमायूं की मृत्यु हुई होगी, तो मृत्यु के बाद मैंने अभी आपको कहा जो पुराना किला शहर बसाया था उस शहर में जाके इसकी डेड बॉडी जो है उसी में ना दफना दी गई होगी। अब अकबर ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो दिल्ली की गद्दी पे अब ये आक्रमण करेगा जरूर हेमचंद्र विक्रमादित्य। क्यों? क्योंकि इनके बारे में अगर इतिहास पढ़े हैं तो हम देखेंगे इन्होंने 22 लड़ाइयां लड़ी हैं और 22 में से कभी कोई सी लड़ाई नहीं हारे। तो इसे अकबर को डर था कि जो है कहीं ना कहीं ये आक्रमण करेगा, दिल्ली की गद्दी पर जरूर बैठेगा। तो अकबर ने क्या करा, ये ना इनकी डेड बॉडी निकाली वहां से। निकालने के बाद खुद भी अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए हरियाणा की तरफ को बढ़ गया और हरियाणा के कलानौर में जाके उसने जो है इनकी डेड बॉडी को दोबारा से दफनाया। किसकी? हुमायूं की। कहां चला गया? हरियाणा के कलानौर में। और हरियाणा के कलानौर में ही इसने क्या करा, अपना राज्याभिषेक भी कराया है। तो आपसे पूछे कि जो है अकबर ने अपना राज्याभिषेक कहां कराया, तो आप बताएंगे हरियाणा के कलानौर में कराया। किसके डर से कराया? हेमचंद्र विक्रमादित्य के डर से जो है दिल्ली की गद्दी खाली छोड़ते हुए वहां इसने राज्याभिषेक कराया। और राज्याभिषेक के समय अगर इसकी आयु पूछी जाए तो आप बताएंगे 13 वर्ष की इसकी आयु रही होगी। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए, हेमू आके बैठ गए, कोई बात नहीं है। अब इसके संरक्षक कौन थे? मैंने आपको अकबर के संरक्षक के बारे में बात बताई थी। अकबर के बारे में अगर बात करें, अकबर इसका संरक्षक अगर बात करें तो वो था बैरम खां। बैरम खां के संरक्षक में इसने क्या करा, अकबर ने अब युद्ध लड़ा होगा। किससे लड़ा होगा भाई? हेमचंद्र विक्रमादित्य से युद्ध लड़ेगा, जिसे हमने पानीपत का दूसरा युद्ध बोला। पानीपत का दूसरा युद्ध बोला, देखो पानीपत के दूसरे युद्ध के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए। पानीपत का दूसरा युद्ध, ठीक है, ये नवंबर में हुआ है, नवंबर 1556 में हुआ है।
नवंबर 1556 में जब ये युद्ध लड़ा गया होगा, अगर बात करें उत्तर भारत का जो सबसे प्रतापी राजा की बात हो रही है, किसकी, हिंदू शासक सम्राट जो बोलते थे इसे हम हेमचंद्र विक्रमादित्य। तो किन किन के बीच में युद्ध हुआ है? इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें किसकी जीत हुई है? अकबर की जीत हुई है। अब जीत का भी थोड़ा सा वो समझ लें, ये हारने वाले नहीं थे हेमचंद्र विक्रमादित्य की अगर बात करें, ये नहीं हारते। हुआ क्या कि अचानक ना जी जब हाथी पे बैठे हुए होंगे तो कोई एक तीर इनकी आंख में आके लग गया, और जब तीर आंख में आके लग गया और आंख जो है घायल हो गई। घायल होने के बाद ये क्या हुए, ये ना उस पे से हाथी पे से गिर गए नीचे, और हाथी पे से गिर गए। जब इन्होंने जो इनकी प्रजा ने देखा कि राजा मारा गया, राजा मारा गया, हालांकि मरे नहीं थे, और प्रजा जो है इनकी जितनी भी जो प्रजा रही थी होगी या सैनिक रही होंगे वो भाग गए। जब वो भाग गए तो भागने के बाद इन्होंने क्या करा, इनका जो संरक्षक था हिम, जो इनका कौन था, बैरम खां, और बैरम खां जो है अपने घोड़े पे से उतरा, उतरने के बाद उनकी गर्दन काट दी, निहत्थे को मार दिया। और शायद अगर आपसे बात करी जाए तो आप खुद सोचें कि अगर जो है इसकी जगह हेमचंद्र विक्रमादित्य होता तो शायद वो निहत्थे पे बात नहीं करता, क्योंकि भारत में हमने पीछे भी इतने उदारवादी जो है राजाओं को देखा कि अब मतलब जो है जिस निहत्था हुआ करता था उस पर बात नहीं किया करते थे। इसके जो है इस तरीके से जो है पानीपत की दूसरी लड़ाई में जो है किसकी जीत हुई? अकबर की जीत हुई। कब हुआ आपका, मैंने बता दिया, ये नवंबर 1956 में हुआ है। नवंबर में भी अगर बात करें तो 5 नवंबर बताएंगे आप, 5 नवंबर 1956 में, वो 1556 में जो है पानीपत का हमें दूसरा युद्ध देखने को मिलता है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बात करते हैं। एक बात और जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, कई क्वेश्चन बनते हैं इस पॉइंट से, जो मैं आपको नया पॉइंट समझाने जा रहा हूँ। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि जब मैं पढ़ा रहा था बोर्ड रफ करने से पहले कि हाजी बेगम जो थी, हाजी बेगम इसकी पसंदीदा बीवी थी, और पसंदीदा बीवी किसकी थी? हुमायूं की। उसने क्या करा, हुमायूं का मकबरा बनवाया है। तो हाजी बेगम ने हुमायूं का मकबरा बनाया, किसके समय में बनवाया? जब अकबर राजा बना हुआ बैठा था। तो अब मैं लिख देता हूं आपको, हाजी बेगम, हाजी बेगम द्वारा हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा। चलिए, अब मकबरा बनवाया गया तो मकबरे में कोई खास बात रही। देखिए, इसे ताजमहल का पूर्ववर्ती बोला जाता है। ताजमहल का पूर्ववर्ती क्यों बोला जाता है? ये पहला ऐसा मकबरा था जो डेड बॉडी जो इनकी जो दफनाई गई होगी उसकी चार दीवारी कर दी गई होगी, और उस पर जो है सुंदर सुंदर संगमरमर लगा दिया गया होगा व्हाइट कलर का, और तो उसके ऊपर भी ग्रांड गार्डन टॉम्ब बनवा दिया गया, टॉम्ब बनवा दिया गया, गुम्बद। इससे पहले किसी भी अगर मकबरे पे अगर देखे तो हमें गुम्बद देखने को नहीं मिलता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पहला ग्रांड गार्डन टॉम्ब कौन मकबरा किसने बनवाया है? तो आप बता देंगे ग्रांड गार्डन टॉम्ब मकबरा बनवाने वाली कौन थी? हाजी बेगम द्वारा बनवाया गया है। और ग्रांड गार्डन टॉम्ब किसका है? अगर आपसे ये पूछे ग्रांड गार्डन टॉम्ब किसका है, तो आप बता देंगे हुमायूं का है। ठीक, संगमरमर से बना हुआ है, दिल्ली में बना हुआ है, आप ये भी ध्यान रखेंगे। और दिल्ली में बना हुआ है। इसके बाद अगर बात करें, देखिए ये तो कितना बनवाया, हाजी बेगम ने हुमायूं के लिए बनवाया। ठीक, इसके बाद ताजमहल बना है, वो शाहजहां ने बनवाया था अपनी पत्नी के लिए, तो वो हो गया ताजमहल। अब आप बात करिए ताजमहल से पहले की घटना ये हो गई, तो इसके बारे में अगर बात करें तो आपसे पूछा जाता है कि पूर्ववर्ती, ताजमहल का पूर्ववर्ती कौन सा है? तो आप बता देंगे हुमायूं का मकबरा है। और ताजमहल का पूर्ववर्ती किसने बनवाया है? हाजी बेगम द्वारा बनवाया गया है। इसके बाद भी बना, फिर ताजमहल के बाद, ताजमहल के बाद अगर बात की जाए तो एक और बनवाया गया अपनी पत्नी की याद में, अगर औरंगजेब ने बनवाया, औरंगजेब ने बनवाया बीबी का मकबरा। वो कहां बनवाया? महाराष्ट्र में बनवाया। तो आपसे ताजमहल के बाद बनाए तो यानी उत्तरी हो गया। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा ताजमहल का उत्तरी मकबरा बोला जाता है? तो आप बता देंगे औरंगजेब ने जो बनवाया था अपनी बीबी के लिए, बीबी का मकबरा, जो महाराष्ट्र में है। तो तीनों बता दिए मैंने आपको। पहला आपका ताजमहल का पूर्ववर्ती है, वो कहां बना हुआ है? आप बताएंगे दिल्ली में बना हुआ है, और आगरा में बना हुआ है ताजमहल, और इसके साथ साथ औरंगजेब की बीबी का मकबरा जो बना हुआ है वो बना हुआ है आपका महाराष्ट्र में। ये बात आपको ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन और बन जाता है कभी कभी। क्वेश्चन क्या बनता है कि ग्रांड गार्डन टॉम्ब जो था इसके आर्किटेक्चर कौन थी? आर्किटेक्चर के बारे में पूछा गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता देंगे मीरक मिर्जा गयास थी। मीरक मिर्जा गयास, मीरक मिर्जा गयास इसके आर्किटेक्चर थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, यहां से जो क्वेश्चन बनेगा आपको यहां तक याद हो गया होगा समझता हूं मैं। मैंने बता दिया हाजी बेगम ने बनवाया। अब इनकी जो मृत्यु तो हो गई होगी हुमायूं की। हुमायूं की मृत्यु के बाद जो बैठे हुए होंगे, अकबर जब बैठा हुआ था तो उसने सोचा कि मेरे दादा ने ना, देखिए दादा की जो है फारसी अनुवाद तो करवा दिया उन्होंने आत्मकथा का, बोले पिता ने कुछ नहीं लिखा।
अब पिता ने क्यों नहीं लिखा? पिता तो वैसे ही तुमने देखा कि जो है बार बार जो कभी यहाँ से हार रहे हैं, कभी कहीं भाग रहे हैं। भाई जीतने वाला ही तो अपनी आत्मकथा लिखेगा। जो बार बार हार रहा है वो अपनी जो है अपनी हारों को क्यों दर्शाना चाहेगा? अब वो तो अपनी आत्मकथा लिख के नहीं गए, और लिखते भी बाद में दिल्ली सल्तनत में बैठे भी तो अचानक जाके उनकी मृत्यु हो गई सीढ़ी से गिरने के बाद। तब इन्होंने क्या करा, जो हुमायूं की एक सौतेली बहन थी जिसका नाम था गुलबदन बेगम, हुमायूं की सौतेली बहन, इसका मतलब हो गया अकबर की जो बुआ रही होगी, तो उसका नाम था गुलबदन बेगम। तो गुलबदन बेगम से कहा अकबर ने, तो आपसे पूछा जाएगा कि गुलबदन बेगम ने जो है किसके कहने पर जो है हुमायूं की जो है कथा लिखी है, तो आप बताएंगे अकबर के कहने पर हुमायूं के ऊपर एक किताब लिखी गई जिसका नाम था क्या? किसने लिखा? गुलबदन बेगम ने लिखी है। मैं आपको ये भी लिख दूं, गुलबदन बेगम। किसके कहने पर? गुलबदन बेगम। अब जब इन्होंने, अकबर ने कहा होगा कि पिता के ऊपर जो है एक आप जो है कुछ लिख दीजिए, तो इन्होंने कहा, गुलबदन बेगम ने बोले, जब मेरे पिता खत्म हो गए थे, यानी बाबर खत्म हुए थे, तो उस समय मेरी उम्र 7 वर्ष थी, और जब मेरी भाई ने शादी करी तो उस समय 17 वर्ष थी, और बीच में मैंने देखा कि भाई कभी इधर कभी उधर तरह से रहे, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। फिर भी अकबर ने कहा, बोले कि जितना भी आपको पता है आप अपने अनुसार लिखिए इसे। तो उन्होंने लिखी। लिखने के बाद जो कुछ पांडुलिपियां वगैरह लिखी गई थी वो क्या हुआ, आज वर्तमान में अगर बात करें तो लगभग 1860 में जाकर, तो 1860 में जाके जो है ब्रिटिश जब सरकार थी यहाँ पे, तो वो ना इसकी जो जितनी भी इसके बारे में लिखी हुई थी, गुलबदन बेगम ने लिखी थी हुमायूं के बारे में, हुमायूं नामा के बारे में, तो वो ले गई। तो 1860 से अब जी कहां पर है? ब्रिटिश लाइब्रेरी में, आपसे पूछा जा सकता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो है किसकी जो है अगर बात करें, अगर जो है आत्मकथा की बारे में बात हो रही है यहाँ पर कि किसी जो गुलबदन ने जो लिखी है वो किसकी है, तो आप बता देंगे हुमायूं की, हुमायूं नामा। हुमायूं नामा आज कहाँ है वर्तमान में? तो आप बताएंगे ब्रिटिश लाइब्रेरी में। कब चली थी? 1860 में। एक इतिहासकार के बारे में और ध्यान आ रहा है, मैं आपको लिख दूं, उनका नाम था लेनपूल। लेनपूल, इन्होंने ना इतिहासकार ने भी लिखा, किसके बारे में लिखा? हुमायूं के बारे में। उन्होंने कहा कि हुमायूं जो था कि गद्दी पर जो बैठा, हुमायूं लुढ़कते लुढ़कते तो गद्दी पर बैठा हर तरीके से, कभी यहां से हार गया, कभी दूसरी जगह से हार गया, इस तरीके से बैठा, अपना राज संभाला, और लुढ़कते लुढ़कते ही अंत में जाके मर गया। तो इस तरीके से लुढ़कते लुढ़कते वाला सेंटेंस अगर पूछ लें आपसे तो बता देंगे लेनपूल ने लिखा है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको ये बात ध्यान हो गई होगी। अकबर के बारे में बात कर रहे थे हम। अकबर के बारे में हमने बात करी। अकबर जो गद्दी पर बैठे, मतलब 1542 से 1565 तक रहे ये आपके। ठीक है, अगर बात की जाए, अगर हम आपसे कहें कि इनके पिता के बारे में हुमायूं, माता का नाम हमीदा बानो बेगम, ये बता दी थी मैंने आपको। अब हुआ क्या, 15 अक्टूबर 1942 में इनका जन्म हुआ है अकबर का। अकबर के जन्म के बारे में बात कर लें तो 15 अक्टूबर 1942, देखिए कहानी कुछ जुड़ने वाली है नई, थोड़ा सा ध्यान समझेंगे। जब इसका जन्म हुआ होगा, क्योंकि 1540 में दिल्ली की गद्दी छोड़कर गए थे ये इनके पिताजी, जो आपके मैंने कहा किसी दूसरे राजा की शरण में जाके बैठ गए थे। अब वहां पे उसने देखा कि जो है बेटा तो हो गया, बेटा होने के बाद क्या हुआ, किसी ना किसी तरीके से मैं इसे आगे का सुल्तान बनाने की कोशिश करूंगा, और बात क्या है, शेरशाह सूरी कहीं ढूंढ के ऐसा ना हो मेरी भी हत्या कर दे और मेरे बेटे की भी हत्या कर दे। ठीक, तो इन्होंने क्या करा कि अकबर को ना लालन पोषण करने के लिए एक महामंगा नाम की महामंगा दासी को दे दिया। उनका पुत्र भी उतनी बड़ा था, अकबर भी उतनी बड़ा था, तो महामंगा दासी को दे दिया। उनसे कहा, बोले कि आप इसका लालन पालन करो अकबर का। और जब दासी को दे दिया होगा तो दासी इसे जब पाल रही होगी तो यानी शिक्षा तो मिली नहीं होगी, और शिक्षा नहीं मिली होगी तो इस वजह से अकबर जो है अनपढ़ था। मुगल सम्राट में अगर देखें तो अकबर सबसे पहला आपका अनपढ़ देखने को मिला, तो इसलिए ये पढ़ नहीं पाए। तो नहीं पढ़े लिखे होने का भी मैंने आपको कारण बता दिया। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। और अगर बात करें कि अनपढ़ था, और इसके पिता की मृत्यु की बात करें, मृत्यु पिता की हो गई है आपकी, अगर बात करी 1556 में जाके मृत्यु हो गई, तब ये 13 वर्ष की उम्र में जाके वहां पे राजपाट संभालेंगे, और राजपाट संभालेंगे तब मैंने आपको बता दिया पानीपत का किस प्रकार जो है इन्होंने द्वितीय युद्ध लड़ा, किसके साथ साथ लड़ा, आपको बता दिया हेमचंद विक्रमादित्य, और हेमचंद विक्रमादित्य के साथ साथ अकबर, और उस समय संरक्षक कौन था, बैरम खां। उसकी पूरी स्टोरी मैंने आपको सुना दी, किस प्रकार जो है बैरम खां, किस प्रकार जो है बैरम खान ने जो है हेमू की जो है हत्या की होगी, एक निहत्थे पर वार किया होगा। ठीक है, अब क्या हुआ, दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठ जाएगा, अकबर जाकर बैठ जाएगा। और दिल्ली की गद्दी पर जब अकबर बैठ जाएगा तो कौन मदद कर रहा होगा उसकी, बैरम खां मदद कर रहा होगा। और बैरम खां मदद कर रहा होगा तो मदद करते करते अगर बात की जाए 18 वर्ष की उम्र आ गई होगी इसकी, किसकी, अकबर की। और अकबर की उम्र आ गई होगी 18 वर्ष की, तो ऐसी कंडीशन में ना बैरम खां बार बार जब अकबर की बातों को नकारते हुए अपनी बातों को कहते होंगे तो अकबर को बड़ा बुरा लगता था।
तो अकबर ने क्या करा, बैरम खान से कहा, बोले कि आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया, अब तो मैं बिल्कुल जो है प्रबल हो चुका हूँ, और ऐसी कंडीशन में आप एक काम कीजिए, अब आप हज पर चले जाइए। तो बैरम खान को इसने क्या करा, हज पर भेज दिया। और कहा जाता है जब ये हज पे जा रहे थे तो रास्ते में ही जो है इसने अकबर ने जो है उनकी हत्या करवा दी। भगवान जाने क्या सच्चाई है क्या नहीं, किसने कराई किसने नहीं कराई, मगर जो है ये जो बोला गया वो मैंने आपको बता दिया। जब इनकी हत्या करा दी गई होगी तो बैरम खान की जो है पत्नी से जो है इसने अकबर ने ही शादी कर ली। और बैरम खान की जब पत्नी से शादी करी होगी तो उससे पहले, अगर शादी से पहले की अगर बात करें तो बैरम खान से ही इसका जो इसकी पत्नी का या बैरम खान का एक बेटा पहले ही हो चुका था, उसका नाम था अब्दुल रहीम खाने खाना। तो आपसे पूछा जा सकता है अब्दुल रहीम खाने खाना कौन था, आप बताएंगे बैरम खान का पुत्र था अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक, आप ध्यान रखेंगे इस चीज को भी। आगे की बात करें, अब देखिए जो संरक्षक बैठा हुआ था जो इसे राय दिया करता था, 18 वर्ष की उम्र में हुआ है, पढ़ा लिखा था नहीं, अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इसे राजपाट चलाने में दिक्कत होगी। अब जब दिक्कत होगी तो सेम वही कंडीशन फिर दोबारा से आई कि इसकी दाई माँ जो थी, अब दाई माँ ना इसे समझाया करती हो, ये दाई माँ ने सारी चीजों को संभाला। इसलिए जो है जब दाई माँ ने संभाला तो कुछ विद्वानों ने ना इसके अकबर के समय को पेटीकोट साम्राज्य भी बोला है, पेटीकोट साम्राज्य। तो आपसे पूछा जाएगा पेटीकोट साम्राज्य कब का है, तो आप बता देंगे अकबर के समय का है। कहानी देखो जुड़ गई, बैरम खान के जाने के बाद पेटीकोट साम्राज्य जुड़ा। और पेटीकोट साम्राज्य किसने चलाया, महामंगा जो दासी थी उसकी बात बहुत माना करते होंगे अकबर, जैसा वो कह दिया उसने इस प्रकार कर लिया करते हो। ठीक है, धीरे धीरे अकबर को पता चली कि जो है मुझे तो सब लोग जो है किसी लायक ही नहीं समझते। तब इन्होंने अकबर ने सोचा कि बोले अब ऐसा काम नहीं चलेगा, अब क्या होगा, मुझे नवरत्न रखने पड़ेंगे, अपने लिए खुद सलाहकार रखने पड़ेंगे। जैसे कि अगर बात करें मान सिंह रखे हुए, मान सिंह कौन थे, मान सिंह जो हमेशा इनका साथ दिया करते थे, हर एक युद्ध में साथ चला करते थे, मान सिंह को रखा साथ देने वाले को। ठीक, जैसे कि मैं आपसे कह दूं मान सिंह हो गए, मान सिंह। आपने बीरबल पढ़ रखे होंगे, बीरबल हो गए, बीरबल कौन थे, इनके खास सलाहकार थे। ठीक है, बीरबल के साथ साथ अगर कहें टोडरमल टोडरमल, टोडरमल कौन थे, जो आर्थिक और वित्त नीतियों पे जो है कार्य किया करते होंगे। मुल्ला दो प्याजा पढ़े होंगे आपने, मुल्ला दो प्याजा, ये कहा जाता है ये जब भी खाना खाया करते थे तो इनके खाने के प्लेट में हमेशा दो प्याज जरूर हुआ करते थे, इसलिए अकबर ने इन्हें उपाधि दी है मुल्ला दो प्याजा की, ये रहा करते थे। हैं, इनके साथ साथ अगर मैं आपको, आपने जो है पढ़ा होगा बहुत ज्यादा जो है क्या नाम है, तानसेन के बारे में सुन रखा होगा, तानसेन इनके दरबार में रहा करते थे। अब तानसेन के बारे में भी आपने पढ़ा रखा होगा कि जब ये गाया करते थे तो ये एक अलग तरीके की जो है आवाज निकाला करते थे, जिससे जो है ये कहा जाता है कि जो दीपक हुआ करते थे दीपक तक जल उठते थे अपने आप, बादल आया करते थे, बादल बरसने रहा बस बरसने लगते थे एक तानसेन के गायन से। इनके गायन में इतनी गर्मी बताई जाती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक, जब ये सलाहकार मिल गए होंगे, जब ज्ञानी लोगों बार बार चर्चा करते होंगे, तो इसने क्या करा, इसने सोचा अकबर ने, बोले कि मुझे अपना ज्ञान और बढ़ाना है, इन लोगों से तो मुझे ज्ञान मिल ही रहा है, मुझे अपना ज्ञान और बढ़ाना है। तो इसने क्या करा, जो अच्छे अच्छे धार्मिक लोग हुआ करते थे उन्हें इकट्ठा करना स्टार्ट करा। इकट्ठा करने के लिए इन्होंने वहां पर क्या करा, एक इबादत खाना बनवाया। इबादत खाना कहाँ पर है, ये आगरा में बना हुआ है, फतेहपुर सीकरी में बना हुआ है। इबादत खाना बनवाया और वहां पे जो है जो समझदार लोग हुआ करते थे वो इकट्ठा हुआ करते थे, और वो ना धर्म के ऊपर या अन्य चीजों पर बहस किया करते थे। और बहस करने से धीरे धीरे से ज्ञान होने लगा कि सभी धर्म किस तरीके से बातों को कहते हैं। तब इसने 1582 में जाके एक धर्म, नया धर्म चलाया जिसका नाम था दीन ए इलाही। दीन ए इलाही का ही एक नाम और है तौहीद ए इलाही। ठीक है, तो 1582 में आपको इस तरीके से याद कर लेना, 1582 में दीन ए इलाही चलाया, दीन ए इलाही धर्म चलाया। क्यों, आपको ये बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि किसने चलाया, इसी का नाम और था तौहीद ए इलाही, इसी का नाम था। दूसरी बात जो पूछी जाती है, लीजिए मैं ये भी लिख देता हूं, आपसे ये पूछी जाती है ये धर्म जो चला दिया वो इसके कौन कौन से नवरत्नों ने अपनाया था, ये बात आपसे पूछी जाएगी। तो नवरत्नों में अगर बात करें तो केवल एक हिंदू नवरत्न अपनाया था जिसका नाम था बीरबल, और एक मुस्लिम ने अपनाया था जिसका नाम था अबुल फजल। अबुल फजल, और मैं आपसे बता दूं बीरबल ने अपनाया। ठीक है, अबुल फजल प्लस बीरबल। किसी के लिए भी कोई शक्ति नहीं थी कि नाजीना आपको ये धर्म अपनाना ही है, आपकी इच्छा करे धर्म अपनाइए, आपकी इच्छा नहीं करे मत अपनाइए, ये भी बात अगर बात करें।
ठीक, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, 2 पॉइंट और बताते हैं, उसके बाद वीडियो का अंत करेंगे। अगर बात करें, देखिए अकबर ने ना क्या सोचा, अकबर ने सोचा कि ये जैसे कि लोग पहले जो है विवाह नीति बनाया करते थे, वो विवाह नीति के साथ साथ क्या करते थे, एक दूसरे से सेफ रहा करते थे। इसलिए अकबर ने राजपूत राजाओं को जो है एक तरीके से आदेश भेजा, बोले कि जो भी अपने जो है परिवार से की पुत्री हो या बहन हो या किसी भी प्रकार से अगर कोई भी संबंध जो है मेरे साथ बनाने चाहेगा तो मैं उस पर कभी भी आक्रमण नहीं करूंगा। तो इसी प्रकार अकबर ने एक राजपूत राजा थे बहारमल, बहारमल की पुत्री से जोधा भाई से शादी की। तो आपको ध्यान रखना, बहारमल की पुत्री जोधा भाई से शादी हुई है। ठीक, बहारमल की पुत्री जोधा भाई से शादी, बहारमल की पुत्री जोधा भाई से शादी करेगा। आगे बढ़े, इसी के साथ जो अभी मैंने आपको बताया था फतेहपुर सीकरी का भी थोड़ा सा मैं कारण बता दूं, कैसे बसी, क्या कारण था फतेहपुर सीकरी का बसने का। इसने गुजरात पर आक्रमण किया और वहां पे विजय प्राप्त की। विजय प्राप्त की, पहली बार इसने समुद्र देखा। आपसे पूछा जा सकता है कि पहली बार किस मुगल सम्राट ने जो है ये समुद्र देखा, तो वहां पे इसने पहली बार समुद्र देखा। और समुद्र को जब देखा होगा तो उससे बड़ा प्रभावित हुआ कि भारत में हमारे क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर। और वहां से जब जीत से खुश होकर आया तब इसने क्या करा, फतेहपुर सीकरी बसाया। और फतेहपुर सीकरी बसाया, फतेहपुर सीकरी के साथ साथ बुलंद दरवाजा भी आपको देखने को मिलता है आगरा में। अगर जाएंगे आप, फतेहपुर सीकरी आगरा में पड़ता है, आगरा के पास में ही। तो फतेहपुर सीकरी तो बसाया फतेहपुर सीकरी। और सबसे बड़ा दरवाजा जो आज तक इससे बड़ा दरवाजा नहीं है, जिसे हम बुलंद दरवाजा कहते हैं, बुलंद दरवाजा भी बनवाया। तो बुलंद दरवाजा किसने बनवाया, या कौन सी विजय पर बनवाया गया, किस बात से खुश होकर बनवाया गया, ये सारे क्वेश्चन पेपर में कहीं ना कहीं घुमा के पूछ देता है। और आपने आज सुन लिया, आपको याद हो गया। अकबर का लालन पालन आज तक नहीं मालूम था किसने किया, आज मालूम पड़ा, महामंगा नाम की जो है एक दासी ने किया। अकबर के बचपन का नाम तो आपने टीवी सीरियल वगैरह में कहीं ना कहीं देख लिया होगा, इनका नाम था जलाल। तो जलाल ने जो है क्या नाम है, जलाल जो था अकबर के बचपन का नाम था। कहा जाता है महामंगा का एक जो इसका जो मैंने बताया था कि एक बेटा इसके अकबर के समकालीन था, मतलब उन्हीं की उम्र का था। उसने क्या करा कि एक बार पैसों का गबन कर दिया, पैसों का गबन कर दिया, जो सरकारी पैसा होगा। तो अकबर ने ना इस बात को, अकबर को बहुत बुरा लगा, बोले पैसा का गबन कर दिया। तो उन्होंने ना उसे ऊपर से ऊंचाई पे से गिरवाया, और गिरवा के तब तक गिराते रहे ऊंचाई पे से बार बार जब तक उसकी जो है मृत्यु ना हो जाए। और जब मृत्यु हो गई उसकी, तो सेम अगर आपको बात याद रहे तो 1 वर्ष के बाद जो है महामंगा की भी मृत्यु हो गई। ठीक, ये बात आपको समझ आ गई होगी। अकबर की अगर राजपाट की भाषा पूछे आपसे तो बताएंगे फारसी भाषा थी। ठीक, आज काफी सारा अकबर के बारे में बता दिया, बाकी जो बचे हुए पॉइंट है कल के लेक्चर में फिर से डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में केवल इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।